नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड मैनेजर सौरभ पंत से। और मैंने ये फंड इसलिए चुना कि आज बातचीत की है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय का मार्केट अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने एज कंपेयर टू निफ्टी कंपोनेंट या लार्ज कैप के सामने अभी भी आउट परफॉर्म किया है, जबकि बड़े वाले स्टॉक्स या बड़े वाली चीजें में थोड़ा सा एक ठहराव सा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी रैली है। तो कैसे इसको प्ले किया जाए, कैसे इसमें अच्छा मुनाफा कमाया जाए, तो इसके लिए हमने सोचा कि एक बड़े फंड हाउस के बड़े फंड से और बड़े फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएं। तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ इस खास शो फायदेमंद फंड्स में। तो इससे पहले कि हम लोग आपके फंड की डिटेलिंग करें और समझें उसको, इस वक्त मार्केट में जो चल रहा है, दुनिया का एक बड़ा बाजार मंदी की गिरफ्त में आने वाला है, एक बड़ा बाजार तेजी में चल रहा है और हम बीच में एक अलग कहानी की तरह से चल रहे हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप लोग? धन्यवाद नीरज जी। तो अगर हम मार्केट की स्थिति देखें तो मैं दो तीन डिफरेंट पैरामीटर से मार्केट को आपको कोशिश करूंगा समझाने की। तो पहला है, अगर हम ग्लोबली टॉप डाउन मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने देखा है कि अक्टूबर 2022 से हमने देखा है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है वो लगातार गिरते रहे हैं। और सेकेंडली एक ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का भी रीसेट हुआ है आउटलुक में। मतलब जहां हम एक्सपेक्टेशंस था कि डेवलप वर्ल्ड में रिसेशन आएगा या ग्रोथ बहुत जल्दी मॉडरेट करेगा, कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटी उसकी गिर गई है। इनफैक्ट स्लो डाउन थोड़ा पुश आउट हो गया है। तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स ने अपने को रीप्राइस किया है टू दिस रीसेट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। और थर्ड, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो लिक्विडिटी में ग्रोथ थी वो कंसिस्टेंटली गिर रही थी। आई थिंक टू सम पॉइंट ऐसा हुआ कि वो गिरनी बंद हो गई। एट द मार्जिन हम कह सकते हैं थोड़ा सा लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट आया। आई थिंक ये जो तीन फैक्टर्स को अगर आप मिलाएंगे और अगर हम देखें कि इन तीनों में स्टेटस को रहा शॉर्ट टर्म में, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे विद एन अपवर्ड बायस। हालांकि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू आई थिंक ग्रोथ स्लो डाउन का प्रोबेबिलिटी अभी भी बना रहेगा। सेकेंडली, अगर हम इंडिया को देखें फ्रॉम अ बिजनेस साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू, तो टिपिकली एक बिजनेस साइकिल में आपके 4 फेजेस रहते हैं और ये ऑलमोस्ट एक सीक्वेंस में ये फेजेस चलते रहते हैं। तो जो शुरू का फेज रहता है, आप देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड होती है, आपका क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहता है, आपकी पॉलिसी स्टिमुलेटिव रहती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे होते हैं और क्योंकि आप एक डाउन टर्न से आ रहे होते हैं, आपकी इन्वेंट्री भी रीस्टॉकिंग होती है। तो ओवरऑल आपका जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अगर आपको याद होगा 2018 में इंडिया में एनबीएफसी क्राइसिस आया था, जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हुए थे और उसके बाद नीचे गिरने लगे। तो मैं मानता हूं कि 2019 से अभी तक 22 या अभी स्टार्टिंग 23 तक हम ये फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ हमने बिजनेस साइकिल का देखा है, जहां पे हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 18-19% प्रॉफिट ग्रोथ आया है। आई थिंक समवेयर हम मिडिल फेज में आ गए नीरज जी। मिडिल फेज में जनरली हम देखते हैं कि ग्रोथ रहती है बट थोड़ी मॉडरेट हो जाती है, आपकी पॉलिसी साइड पे स्टेबिलिटी आ जाती है और एंड टू एंड अगर आप बिजनेस साइकिल देखें तो ऑलमोस्ट ये 6 इयर्स का साइकिल रहता है। तो अगर आप 2019 में कहीं शुरू किए तो 2025 तक शायद ये बिजनेस साइकिल एंड हो। और लास्ट का 1 साल अगर आप निकाल दें जो लास्ट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल होता है या स्लो डाउन फेज होता है, तो कहीं ना कहीं 2024 के एंड तक पॉसिबली इन द नेक्स्ट 6 से 18 महीने शायद ये मिडिल फेज बिजनेस साइकिल का रहेगा। क्योंकि हम ये मिडिल फेज में नीरज जी, तो जनरली आपकी ग्रोथ मॉडरेट होती है, तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड वे में चलने लगता है। और इस वजह से हम इक्विटीज को जब हम वैल्यूएशन देते हैं, हम रिलेटिव टू फिक्स्ड इनकम देखते हैं। तो अगर हम अर्निंग्स यील्ड को कंपेयर करें वर्सेस बॉन्ड यील्ड्स और उसका स्प्रेड देखें, तो हिस्टोरिकली हम देखेंगे वो स्प्रेड वाइडन हुआ है। मतलब इक्विटीज एट द मार्जिन एक्सपेंसिव हुए हैं और हमको वर्सेस फिक्स्ड इनकम कम अट्रैक्टिव लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इक्विटीज से थोड़े मॉडरेट हुए हैं वर्सेस जो लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है इक्विटीज ने।
सो ओवरऑल नीरज जी, आई थिंक बोथ मैक्रो फैक्टर्स टॉप डाउन देखें और थोड़ा बॉटम अप बिजनेस साइकिल से देखें, आई थिंक हम एक मिडिल फेज में है जहां पे आई थिंक हमको एक रेंज बाउंड मार्केट मिलेगी, एंड आई थिंक हमको एट एवरी स्टेज हमको वैल्यूएशन रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा और अपना निवेश अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये ग्रोथ का एक मॉडरेट फेज सामने है हमारे और वैल्यूएशंस आपको बहुत हंट करने पड़ेंगे, चूंकि जिस फंड की हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप के, इसमें एक बहुत ही ड्रीम रैली चली है और वो अभी भी कंटिन्यू है। बहुत जगहों पे आप देखिए तो तूफानी तेजी देखने को मिलती है। तो क्या ये आप करें कि आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए, इस फंड के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि आप वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, या आपको बहुत जल्दी से रिसफल करना पड़ सकता है, यानी शार्प रेशियो बहुत तेजी से बढ़ेगा? नीरज जी, जहां तक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का सवाल है, हमारा एसेट एलोकेशन ऑलमोस्ट सेबी ने डिफाइन कर दिया है कि आपका मिनिमम 35% लार्ज कैप में रखना है, मिनिमम 35% आपको मिड कैप में रखना है, और बैलेंस आप कहीं भी रख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में, राइट। तो जब ये कैटेगरी बनी और जब हमने फंड स्ट्रैटेजी इस कैटेगरी के बारे में सोचा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको लार्ज कैप से भी एक्सेस रिटर्न बनाना है और हमको मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सेस रिटर्न बनाना है। तो और उस हम बात कर सकते हैं फंड स्ट्रैटेजी के बारे में बाद में, बट जहां तक आपका क्वेश्चन है कि चैलेंज रहा है, आई थिंक हमको विद इन ये जो रेगुलेटरी गार्डरेल्स हैं, हमको उसमें अपना परफॉर्मेंस देना है, और आई थिंक समवेयर अगर हम फंड स्ट्रैटेजी की बात करें, ऐसे हमने उसको स्ट्रैटेजाइज किया है कि पार्टली हम ये चैलेंजेस ओवरकम कर पाए। फिर अब ये मुझे स्ट्रैटेजी बताइए आपकी, स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी? जी, तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक्चुअली फंड एक है, बट हम इसमें 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रन करते हैं। तो ऑन द लार्ज कैप साइड अगर हम देखें तो हमारी फिलॉसफी है, रिलेटिव रिटर्न फिलॉसफी है। मतलब कि जो लार्जर स्टॉक्स है बेंचमार्क पे, जिनका वेट बेंचमार्क में सिग्निफिकेंट है, वो जब स्टॉक्स कुछ उनमें अच्छे करते हैं और हमारे पास नहीं है तो हमारी अंडर परफॉर्मेंस आती है, राइट। तो एक रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए हम एक रिलेटिव रिटर्न फिलॉसफी से लार्ज कैप में जाते हैं। हमारा इसमें जनरली जो टाइम होराइजन रहता है लार्ज कैप साइड पे, ऑलमोस्ट एज शॉर्ट एज अ क्वार्टर टू एज लॉन्ग एज 5 years, इसलिए क्योंकि कुछ भी जो चेंजेस आते हैं लार्ज कैप्स में, या फंडामेंटल मोमेंटम चेंज होता है, या अर्निंग्स आते हैं मान लीजिए, या कोई न्यूज फ्लो ड्रिवन चेंजेस होते हैं, उस वजह से लार्ज कैप में वो क्विकली प्राइस हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा अजाइल रहना पड़ता है। उसी वजह से हमारा जो होराइजन है वो एज शॉर्ट एज अ क्वार्टर भी है। जब हम मिड एंड स्मॉल कैप की बात करते हैं, हमारा रिटर्न फिलॉसफी एब्सोल्यूट रिटर्न फिलॉसफी हम अपनाते हैं, क्योंकि जो मिड एंड स्मॉल कैप्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का महत्व या वेट बेंचमार्क में काफी कम हो जाता है, इस वजह से कोई हमको बेंचमार्क रिस्क नहीं है। और मिड एंड स्मॉल कैप का यूनिवर्स काफी ब्रॉड है, तो हम एक बॉटम अप पोर्टफोलियो क्यूरेट कर पाते हैं। और हमारा, जैसे मैंने बताया, एब्सोल्यूट रिटर्न फिलॉसफी है। उसका मतलब यह है कि हम स्टॉक्स को चुनाव करेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि उनका रिटर्न उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उससे ज्यादा हमको रिटर्न मिलना चाहिए उन स्टॉक्स में। और हाँ, इसमें कुछ कुछ मार्केट की परिस्थिति ऐसे हो जाती है, जैसे मार्केट अगर, जैसे हम बोल रहे हैं वैल्यूएशंस, अभी आपने बताया कि जैसे हम बात कर रहे थे काफी चैलेंजिंग हो गए हैं, तो कभी कभी क्योंकि हमको मिनिमम 35% मिड कैप में लेना है, पर हमको एब्सोल्यूट रिटर्न भी बनाना है, तो हम उन टाइम पे, और हमको एब्सोल्यूट रिटर्न अगर मान लीजिए काफी स्टॉक्स मिल नहीं रहे, तो हम कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे ले लेते हैं जो कैश प्रॉक्सीज है, जहां पे हम ड्रॉ डाउन थोड़ा प्रिवेंट कर पाए, बट वो परिस्थितियां कम रहती है। जनरली हमारा आइडिया है कि हम गुड क्वालिटी कंपनीज खरीदें एट रीजनेबल प्राइसेस, और जनरली जब भी हमको करेक्शन मिलते हैं, एंड होपफुली हमको लगता है जैसे मार्केट एक रेंज में रहेगा, हमको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी, और जब जब करेक्शन आएगा विल बी एबल टू, हम अच्छे स्टॉक्स एक अच्छे प्राइस पे खरीद कर पाएंगे। देखिए ये नेट हमारा सर, ये जो चूंकि इस फंड का कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि इसमें लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, और इसके अंदर विद इन एक नेचुरल हेज है कि एक समय में एक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, तो
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दूसरे को जीरो सम करते हैं, लेकिन एक नेचुरल हेज क्रिएट करते हैं। अब पिछले 6 महीने अगर आप जाइए तो बहुत ज्यादा वैल्यू स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने मोमेंटम देखा, ग्रोथ स्टॉक ठंडे पड़े हुए थे, या कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ चलने लगे वैल्यू ठंडे पड़ जाते हैं। तो अब मिड कैप में आप जाते इसलिए कि आपको वहां पे बहुत बड़े रिटर्न चाहिए आपको, जिससे कि वो चले, और उसका बिहेवियर वैसा होता है। तो जो वैल्यू स्टॉक का जो रनअप था या जो ग्रोथ स्टॉक का रनअप हो रहा, उसको कैसे आप बैलेंस आउट करते हैं जिससे कि रिटर्न आपका हायर साइड में जो रहे, ना कि नेचुरल हेज की गिरफ्त में आ जाए और वो वैसे ही रहे जैसा हमेशा रहता है। और तो नीरज, अगर हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करें, जो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस है हमारा, थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में हमारा बेंट थोड़ा क्वालिटी की तरफ रहता है। क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं नीरज जी कि आप मेरे लिए एक पोर्टफोलियो क्यूरेट करें जिसपे एब्सोल्यूट रिटर्न निश्चित बनना चाहिए, तो जनरली आप जो स्टॉक्स का चुनाव करेंगे, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ सक्सेस आपको हाई चाहिए, आप जनरली क्वालिटी बिजनेसेस विद क्वालिटी मैनेजमेंट में ज्यादा आपका झुकाव रहेगा, राइट। तो बिजनेसेस जहां पे ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी जहां स्ट्रांग है, वॉलिटिलिटी कम है मार्जिन्स की, उस तरफ हमारा थोड़ा झुकाव ज्यादा रहता है। हाँ, हमको जो चैलेंजेस नीरज जी जैसे आपने बोला वैल्यूएशन के हमेशा आते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने बोला एक कैश प्रॉक्सी विंडो है जहां हम यूज करते हैं, बट अवे फ्रॉम दैट जब भी मार्केट गिरता है हमको ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है टू बाय दो स्टॉक्स एट बेटर देन रीजनेबल प्राइस, राइट। तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी एंट्री जो प्राइस हो इन स्टॉक्स में वो एक अच्छे प्राइस पे हो। फिर हाँ, फ्रॉम अ सेलिंग साइड हम लोग उसको रहने देते हैं, अगर अनलेस कुछ बिजनेस में बहुत चेंजेस है या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिडेंट हो जाए, तब तक हम उसको रखते हैं। तो जनरली इंश्योर करते हैं कि हम राइट प्राइस पे खरीदें। लार्ज कैप पे जैसे मैंने बताया स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, रिलेटिव रिटर्न फिलॉसफी है। उसमें हम लोग देखते हैं फंडामेंटल चेंज, फंडामेंटल मोमेंटम कैसा है स्टॉक्स और सेक्टर्स का। हम देखते हैं कि ओनरशिप कैसा है अक्रॉस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स अंडर ओन्ड है, कौन से ओवर ओन्ड है, और कहां पे प्राइस मोमेंटम है। तो वो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, और हमको बस ये देखना है कि कौन सा सेक्टर या स्टॉक वर्सेस मार्केट ज्यादा अच्छा करेगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सौरभ से बातचीत करेंगे कि कुछ खास सेक्टर्स पे उनका अप्रोच क्या है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पे, और आज हम बातचीत करें इसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में कि इसमें निवेश करें तो क्या ये सही समय होगा, इसी पर बातचीत हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि जुलाई महीने में तक आपने फाइनेंशियल सेक्टर में अपना वेटेज बढ़ाया, एलोकेशन बढ़ाया है, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर पीक आउट होता हुआ दिख रहा है, निम्स पीक हो रहे हैं, जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, छोटे वाले सरकारी बैंक थोड़ा बहुत चल रहे हैं, बड़े टॉप सरकारी बैंक वो भी नहीं चल रहा है। तो जब फाइनेंशियल सेक्टर में एक निम का पीक होता हुआ दिख रहा है, फिर आपने इसमें एलोकेशन क्यों बढ़ाया? तो बैंक्स नीरज जी हमारा ऑलमोस्ट अंडरवेट रहा है काफी टाइम तक। हमको लगा है कि एट सम पॉइंट टाइम, जैसे आपने बोला कि आने वाले टाइम पे देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा हमें कंप्रेशन दिखे मार्जिन्स में। एंड सेकेंडली अगर हम लार्ज कैप देखें, काफी ओवर क्राउडेड स्पेस भी है बैंक्स, बट जो हमारा वेट इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल सर्विस में, वो लार्जली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हुआ है। तो जब अब रोल बैक करेंगे मार्च में जब मार्केट्स काफी गिर गए थे, हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखी in one of these companies, और हमने अपना वेट बढ़ाया। तो ये लार्ज पार्ट ऑफ द जो वेट इंक्रीज हुआ है वो बैंक्स में नहीं, एक्चुअली कैपिटल मार्केट प्ले है वो। बट हाँ, आपका पॉइंट बैंक्स में आई थिंक टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करूंगा। आई थिंक एक वैल्यूएशन, एक पहला फेज था अर्निंग्स का और फिर एक फेज था बैंक्स में वैल्यूएशन कैचअप का। आई थिंक टू सम लार्ज एक्सटेंट वो काफी हद तक प्ले आउट हो गया है। बट हाँ, स्टिल आई थिंक फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे, मुझे लगता है अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम पीक आउट हो गए। हाँ, थोड़ा सा एटलीस्ट फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू हमको लगता है ग्रोथ जारी रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल्स मे बी एट पॉइंट्स ऑफ करेक्शन। फाइनेंशियल्स हम ऐड कर सकते हैं। काफी हम लोग ये देखते हैं कि जब रिटर्न नॉर्मलाइज हो गया तब उसका जो एज है वो कम होने लगा।
तो इसलिए फिर आपको ये ढूंढना पड़ता होगा, आप लोग मेहनत करते होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढे। तो जैसे आईटी में आप बहुत अंडरवेट लगे हैं, मुझे बहुत ही कम आपने रखा उसमें, जबकि मिड कैप आईटी ने तोड़फोड़ रिटर्न दिए हैं, तो उधर ज्यादा बढ़ाना चाहिए था आपको। तो मैं आईटी पे आता हूं, उसके पहले आपको ये बताता हूं कि कौन से सेक्टर्स में हमने वेट बढ़ाए हैं। तो अगर हम लास्ट एक क्वार्टर की बात करें, 3 सेक्टर्स जो है जहां हमने वेट बढ़ाया है, पहला है फार्मा, दूसरा है कंज्यूमर स्टेपल्स और तीसरा है मेटल्स। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फ्रॉम अ बिजनेस साइकिल वी आर समवेयर इन द मिडिल। तो जब हम अर्ली फेज में होते हैं बिजनेस साइकिल के, नीरज जी, जो सेक्टर्स लीडरशिप लेते हैं वो जनरली होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट। ये सेक्टर्स एक्चुअली लीडरशिप लेते हैं। जब हम मिड फेज में आ जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन बदल जाता है। कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, यूटिलिटीज, रियल एस्टेट कंटिन्यू करता है अच्छा करना, और जब हम लेट साइकिल में चले जाते हैं फार्मा कहीं ना कहीं लीडरशिप ले लेता है। तो मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर और फार्मा एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दैट इज द वो कॉमन थ्रेड है जिस फेज में हम हैं। तो अवे फ्रॉम जो हमारे बॉटम अप रिसर्च आउटलुक है इन सेक्टर में, वो भी पॉजिटिव है, बट अवे फ्रॉम दैट ये हमको लगता है 2 सेक्टर्स अच्छे करेंगे। मेटल्स थोड़ा यूनिक है नीरज जी। मेटल्स में जहां हमने देखा है कि 2022 अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ में डॉलर बहुत स्ट्रांग था। जनरली जब हम स्ट्रांग डॉलर देखते हैं वो वर्ल्ड के लिए डिफ्लेशनरी होता है। तो हमने देखा है विद लैग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस गिरते रहे हैं, राइट। और फिर हम देखें, अगर हम डॉलर को देखें 2022 के सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ ऑफ ये कैलेंडर ईयर हम देखें, डॉलर काफी वीकन हुआ है। आई थिंक समवेयर आई थिंक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी मुझे लगता है बॉटम में आ गए। एट द मार्जिन उनका चांसेस है कि वो बढ़ सकते हैं। आई थिंक ये एक कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव रहता है जनरली जब आपका हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है। सेकेंडली आई थिंक कमोडिटीज में ये भी है कि काफी हद तक बिकॉज चाइना में इतना स्लो डाउन हुआ है और एक एक्सपेक्टेशन है कि एक स्टिमुलस आएगा, और अगर वो स्टिमुलस आया, क्योंकि हमारी इन्वेंट्रीज स्पेशली ऑन द मेटल साइड बहुत रन डाउन हो चुकी हैं, तो अगर ये स्टिमुलस आए तो मुझे लगता है एक मेटल प्राइसेस में रैली आ सकता है। तो इसलिए मेटल्स अवे फ्रॉम दैट बिजनेस साइकिल, मेटल्स भी एक हमने सुझाव, हमने एक्सपोजर इंक्रीज किया है। हाँ, मिड कैप आईटी में आपने लोड क्यों नहीं लिया? ओके, सो नीरज जी, आईटी अगर आप देखें कि प्री कोविड अगर आप आईटी देखें, राइट, आईटी सर्विसेज सेक्टर्स ऑलमोस्ट एक 8 to 10% ग्रोथ रेट, डॉलर ग्रोथ रेट पे चल रहा था। पोस्ट कोविड हमने देखा कि वो ग्रोथ रेट एक्सलेट होकर ऑलमोस्ट 1.5-2x हो गया, राइट। उसके बाद आई थिंक जैसे जैसे स्लो डाउन का प्रोबेबिलिटी बढ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड में, बिकॉज जो इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ही क्लोजली कोरिलेटेड है टू यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। और जैसे जैसे वहां पे स्लो डाउन की पॉलिटी बढ़ी, आई थिंक आईटी सर्विसेज सेक्टर में डीरेटिंग शुरू हो गई। आपका मानना ये सही है कि अगर आप, तो आई थिंक थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। अगर आप आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन देखें तो जो एक टाइम पे, अगर आप हिस्टोरिकली प्रीमियम देखें आईटी सर्विसेज सेक्टर का वर्सेस सेंसेक्स, तो ऑलमोस्ट 11% प्रीमियम वो ट्रेड किया है ओवर द लास्ट 5 ईयर एवरेज, और वो ऑलमोस्ट 30-40% प्रीमियम चला गया था। इसलिए हम थोड़े से वैल्यूएशंस को लेके हम लोग थोड़े कंसर्न थे, स्पेशली जब हम देख रहे थे कि ग्रोथ आउटलुक वीक हो रहा है, इसलिए हमने आईटी सेक्टर नहीं लिया। बट कमिंग टू नाउ आई थिंक काफी हद तक वो बिकॉज करेक्शन हुआ है आईटी में सेक्टर में, आई थिंक वो प्रीमियम ऑलमोस्ट बैक टू एवरेज आ गया है। तो एक ये पॉइंट है। सेकेंड, फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट आईटी में एक ये भी है कि अगर आप ओनरशिप देखें तो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप काफी अंडर ओन्ड है आईटी में, राइट। और थर्ड हम देखें तो हमको भी ये लगता है कि आईटी सर्विसेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमको मिलते हैं वो सेंटिमेंट की वजह से जनरली मतलब कैंसिल नहीं होते, वो डेफर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राइट शिफ्टिंग हुआ है डिमांड का, मतलब जो डिमांड आज आने वाला था पॉसिबली वो एक लैग के बाद आएगा। तो आई थिंक आपका जो कहना है कि आई थिंक विद मॉडरेट वैल्यूएशंस नाउ, विद ग्रोथ पॉसिबली रिकवर जो कर सकती है एक लैग के बाद, आई थिंक आईटी सेक्टर इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली लग रहा है। और हमारा ये भी मानना है कि
अर्निंग्स जब बॉटम होती है उसके पहले स्टॉक्स या सेक्टर बॉटम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लग रहा है स्लो डाउन आएगा, अगर मान लीजिए एंड ऑफ द ईयर आया या नेक्स्ट ईयर आया, कहीं ना कहीं उसके तो एक दो क्वार्टर पहले स्टॉक्स, स्पेशली जो लीडर स्टॉक्स होते हैं उस सेक्टर के, वो बॉटम हो जाएंगे। तो हमने आईटी सेक्टर में फिलहाल थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है सेलेक्टिवली, और हमारा व्यू ये है कि अगले 3 क्वार्टर आईटी की जो कहानी है ना पूरी सौरभ, ये एक्चुअली क्या बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि केवल बैलेंस शीट एनालाइज करके शायद इस समय आईटी को समझना गलती हो सकती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। तो जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनको शायद रीथिंक करना पड़ेगा कि अभी हमें कैसे डील करना, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हो रही। लेकिन ठीक है, आप लोग चूंकि उसमें एडअप कर रहे हैं और समय है एडअप करने का, चूंकि इस समय वो बॉटम के आसपास है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। और जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए हमने ये फंड मैनेजर से बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश की कि आपके इस फंड में किस तरीके का अप्रोच लेकर के इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा बातचीत, आपको स्टॉक अच्छे लगे, आपको इस तरीके के पोर्टफोलियो में निवेश करने का मन है, तो आप इसमें कर सकते हैं। आप और भी पढ़ाई लिखाई करिए और समझिए। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।